welcome to all in this beautiful channel. This is Rajbir Kaur and today we are going to talk about how can we deduce Coulomb's law from the Gauss theorem. So basically this video is related to the previous one which is on the Gauss theorem. But in this video we have learned about how can we create Coulomb's law with the help of Gauss theorem. So before starting this video you have to know about 5 topics. So that 5 topics are, first one is Coulomb's law. So we have to prove Coulomb's law so that अगर हमें पता होगा कि हमने जाना कहाँ है, means लास्ट का रिजल्ट हमें अगर पता होगा, so then it will be easy for us to deduce that. So next, second thing is you have to know about Gauss theorem also, because अगर Gauss theorem पता होगी तभी तो हम शुरुआत करेंगे, right? So third thing is you have to know about electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इस डेरिवेशन में बहुत काम आने वाला है. सो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसका मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है. सो द फोर्थ थिंग इज एरिया वेक्टर. यू हैव टू नो अबाउट एरिया वेक्टर एंड ऑल्सो यू हैव टू नो अबाउट हाउ कैन वी इंटीग्रेट द एरिया वेक्टर. नाउ लेट्स कम्स टू द फिफ्थ टर्म. Fifth term is how can we solve the dot product of two vector quantities. So these 5 things are very important to understand this derivation. So also the sixth term which is new for you, which is Gaussian surface. Gaussian surface. This term is maybe new for you. So what is Gaussian surface? Gaussian surface is basically, suppose I place here a charge, positive charge Q. So around this charge there is electric field. अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है. सपोज इस पॉइंट पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक वैल्यू होगी वो एक दूसरे से अलग अलग होगी. मीन्स इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी बिकॉज ये उस पॉइंट के, उस चार्ज के बिल्कुल पास है, और ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ अलग होगी क्योंकि ये उससे थोड़ी दूर है. मीन्स इनमें जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है. सो अगर मैं मान लूँ कि इस इतने डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी है उसके सेम डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी. उसी तरह से अगर सेम डिस्टेंस मैं यहाँ से लूँ तो इस पॉइंट पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी. सो अगर मैं हर एक पॉइंट पे सेम डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क करूं तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल की शेप में एक सरफेस क्रिएट हो जाएगा. तो उस सारे सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू होगी वो सेम होगी. सो इस तरह से इस सरफेस को क्या नाम दिया गया है? गॉसियन सरफेस. सो गॉसियन सरफेस की इस स्ट्रक्चर से हमारे पास क्या डेफिनेशन आ गई? वी कैन राइट Gaussian surface is defined as the surface around a charge where at each point of that surface the value of electric field will be same. And also if I talk about the direction of electric flux, so the direction of electric flux on the Gaussian surface will be normal to the surface. So this is the direction of electric flux. This is normal to this surface. So this is basically about Gaussian surface. Now let's move to the topic. How can we deduce Coulomb's law from the Gaussian surface? You can make the same diagram as I make here. डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो सेंटर पे जो चार्ज है इसको हम नाम दे देते हैं Q. सो इसके अराउंड ये जो सरफेस है ये क्या है? गॉसियन सरफेस. सो मीन्स इसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो तो सेम होगी. सो अगर हमने इस पॉइंट पे, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, वो सारे पॉइंट्स के लिए सेम होगी. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? कुछ इस तरफ होगी. तो इस पॉइंट पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा, उसको मैं नाम दे देती हूँ Q2. इसको हम नाम दे देते हैं Q1. सो इस चार्ज के ऊपर हम इसको अगर पॉइंट चार्ज लेके चलें, सपोज दिस इज अ पॉइंट चार्ज,
सो यहाँ से लेके Q2 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम नाम दे देते हैं R. So distance between Q1 and Q2 is R. तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? आउटवर्ड टू द सेंटर. सो यहाँ पर Q1 है, उसके बाहर की तरफ Q1 Q2 की जो डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट साइन पे होगी. सो नेक्स्ट अब हम कूलम्स लॉ का जो रिजल्ट है वो रफ वर्क में लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमें जो रिजल्ट बनाना है वो क्या होना चाहिए. सो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो जो हमारा लास्ट रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो क्या आना चाहिए? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से फ्रॉम गॉस थ्योरम. सो गॉस थ्योरम से भी पहले हमें एक फोर्स की वैल्यू लिखनी होगी. यहाँ पे फोर्स अप्लाइड ऑन दिस चार्ज Q2 चार्ज ड्यू टू Q1. अब Q1 जो है वो इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. ऑब्वियसली जो Q1 चार्ज है वो Q2 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करेगा वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो Q2 चार्ज के ऊपर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के ऊपर. मीन्स इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो बताएगी हमें फोर्स की वैल्यू कितनी होगी. सो ये वाला फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशंस में भी पढ़ा था. उसमें क्या था? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज. सो ये था टेस्ट चार्ज. तो उस केस में हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा था. बट यहाँ पे हमारे पास क्या है? Q2. सो यहाँ पे Q2 आ जाएगा. तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? F इज इक्वल्स टू Q2E. सो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम. सो गॉस थ्योरम का रिजल्ट क्या है हमारे पास? गॉस थ्योरम क्या कहती है? The surface integral of electric field is equals to 1/epsilon naught times the charge around which the electric field is influenced. So now here I can write closed surface is this. This is the closed surface which is also called Gaussian surface, right? So here I write a closed surface of electric field. So this was the formula of closed surface integral of electric field. Now this is equals to epsilon naught times 1/epsilon naught times the charge. So charge कौन सा है यहाँ पे? Q1. So अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले. सो इस साइड को अगर हम लेके चलें तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे. सो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? इफ आई राइट हेयर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर. सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? डॉट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? E ds cos of theta. So cos of theta is the angle between ds and E electric field. So यहाँ पे मैं इस पॉइंट की अगर बात कर रही हूँ तो इस पॉइंट पे जो एरिया है वो तो है ds. तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड टू द सरफेस. इस पॉइंट पे आउटवर्ड टू द सरफेस इसी सेम लाइन के ऊपर होगा. सो ds क्या कहाँ उसकी डायरेक्शन होगी? सेम डायरेक्शन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे. तो इस चार्ज को वो किस तरफ रिपेल करेगा? आउटवर्ड टू द सरफेस. सो दोनों की डायरेक्शन सेम है. इट मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर दोनों पैरेलल हैं तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1. सो ये सारा जो है हिस्सा इस इक्वेशन का ये तो 1 हो गया. नाउ द रेस्ट इज E ds. सो ये वाला पार्ट बच गया हमारे पास. तो इस टर्म के आगे हम क्या लिख सकते हैं? इस टर्म की जगह पे E ds equals to Q1 by epsilon naught. So now we will find the integration of ds. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हर जगह पे कांस्टेंट है, सेम है हर पॉइंट पे. बट पूरे जो इसका सरफेस है उसका हमने पूरे सरफेस की वैल्यू निकालनी है. तो ds क्या है? ये छोटा सा पार्ट. तो पूरे एरिया की वैल्यू निकालेंगे
सो यहाँ पे अगर मैं नाउ जो कांस्टेंट टर्म है ई उसको मैं बाहर रख रही हूँ, तो इंटीग्रेशन किसकी होगी, ds एरिया की। नाउ ये जो टर्म है q1 एप्सिलॉन नॉट वो ऐसे ही आ रहेगी। नाउ अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ds तो इस ds ये छोटा सा सरफेस एरिया है और ये पूरा सरफेस एरिया हमने निकालना है, तो ये क्या है, एक तरह से स्फीयर। नाउ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। r क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। नाउ 4 पाई r स्क्वायर इज द होल सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर दिस। सो e इसकी जगह पे हम अगर लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, नाउ वी विल फाइंड दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी 1/4 पाई r स्क्वायर। नाउ रीअरेंज दिस इक्वेशन। 1/4 पाई, 4 पाई को हम इस साइड लिख लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r स्क्वायर। So this is equation number 5. Now put this value of electric field in the first equation. So अगर हम इस equation को यहाँ पे fill करेंगे, firstly you have to write the line, put the value of electric field in equation number 1. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम उठा के इस जगह पर पुट करेंगे। देन वी विल फाइंड F इज इक्वल्स टू Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 r स्क्वायर। अब इस Q2 को हम इस इक्वेशंस की तरह अरेंज कर सकते हैं। नाउ F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r square. Now you can see here, this is the same, exactly same equation of F is equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. So this is our final result. So this was all about today's video and I hope कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। But still अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे